नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पहला, G20 भारत का कितना फायदा। दूसरा, मायावती के पास 2024 के चुनाव की चाबी। तीसरा, G20 के 3 दिन के आयोजन पर 4000 करोड़ का खर्च। इन तीनों विषयों पे बातचीत करने से पहले एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आप हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं प्रत्येक महीने, और अगर हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार, एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, G20 भारत का कितना फ़ायदा। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, रूटीन में मिली, मतलब हर एक को मिलती थी। कुल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, उसमें से 16-17 देशों को मिल चुकी है। हम 17वें देश हैं शायद। और इस जो अभी 8, 9, 10 को एक बड़ा आयोजन दिल्ली में हो रहा है, उसके बाद ये सदस्यता ब्राज़ील को चली जाएगी। आज जो पेपर की हेडिंग है, मैं उसमें कह रहा हूँ, उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया का बिगेस्ट ग्लोबल शो। ये बिगेस्ट ग्लोबल शो मेरे हिसाब से बड़े बड़े आयोजन हिंदुस्तान में हुए हैं। नैम का आयोजन हुआ है, एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है, लेकिन फिर भी इसको इंडिया का बिगेस्ट ग्लोबल शो मोदी की सरकार कह रही है। अब G20 की सफलता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें एक काम और किया जा रहा है। जब प्रश्न चिन्ह लगा, कुछ लोगों ने कहना शुरू किया भाई रूस और चीन नहीं आ रहे हैं, तो एक नया शगुफा जो मोदी जी की स्टाइल है उसमें छोड़ा गया आया है कि अब मोदी जी जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड है उसके लिए क्वाड के लीडर्स को बुलाएंगे। ये उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। अब सब लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे। लेकिन थोड़ी बात हम लोग G20 की कर लें, फिर एक क्वाड की भी बात कर लें। जो रूस के पुतिन साहब हैं, उनका बाली में ना आना कोई ऐसा नहीं था कि एकदम से वो नहीं आया किसी के, और फिर वो बाली में भी नहीं गए थे, फिर अब वो इंडिया में भी G20 की मीटिंग में कोई स्किप कर रहे हैं। उसका मूल कारण एक है। उसका मूल कारण यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है उसको G20 के फोरम पर मुद्दा बनाया जाता है। बाली में कुछ देशों ने यह कहा था कि भाई ये G20 में एक बात होनी चाहिए, क्योंकि ये डेवलपिंग इकॉनमी और डेवलपमेंट का फोरम है, इसमें युद्ध इन सब की चर्चा नहीं होनी चाहिए, और ये इकॉनमी, डेवलपिंग इकॉनमी का फोरम है, और सामरिक और युद्धों की बात नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कोई ऑफिशियली वो नहीं था, लेकिन पुतिन G20 को 2 बार से स्किप कर रहे हैं। अब जो बाइडेन साहब का क्या है, जो बाइडेन साहब सैटरडे संडे को G20 की बैठक है, वो पहुंच जा रहे हैं आज ही, थर्सडे को ही वो हिंदुस्तान पहुंच जा रहे हैं, और फ्राइडे को वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक अलग से बैठक करेंगे, जिसकी काफ़ी चर्चा है। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, बाइडेन साहब एक दिन जल्दी आ रहे हैं, एक दिन क्या 2 दिन जल्दी आ रहे हैं, बैठक सैटरडे संडे को है, फ्राइडे को अलग से बातचीत कर रहे हैं। अगर बहुत ध्यान से देखिए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो रूस की भर्त्सना करने में वो बहुत चालाकी से USA जो है इस G20 के अवसर पर ये काम कर रहा है। वो यहाँ रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात कर रहे हैं। अभी कल जो USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलिवन साहब, उन्होंने एक वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पे उन्होंने चाइना के बारे में टिप्पणी की, और उन्होंने वहाँ पे भारत और चीन का जो बॉर्डर का टेंशन है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर टेंशन है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जो जैक साहब हैं, उनका कहना यह है कि चाइना अगर स्पॉइलर बनना चाहता है, मतलब अगर खेल बिगाड़ना चाहता है, तो ये उसकी मर्जी। अब मतलब ये कहने का क्या इस स्टेटमेंट का वो है, मेरी नहीं समझ में आया। ये तो कुछ खिसियानी बिल्ली वाली बात है। भाई चाइना तो जान ही रहा है कि वो इसका खेल बिगाड़ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस कम कर रहा है, इसका महत्व कम कर रहा है। अब मूल बात यह है कि इससे फर्क पड़ता है कि या नहीं पड़ता है।
पहला फैक्ट, शी जिनपिंग जो हैं वो आते तो आप मतलब अमेरिका की बातें छोड़ दीजिए, शी जिनपिंग अगर इस G20 की मीटिंग में आते तो इस मीटिंग का जो वेट है, जो इसकी हैसियत है, वो बढ़ती कि नहीं बढ़ती। और सिर्फ शी जिनपिंग नहीं, पुतिन साहब भी आते तो ये मीटिंग ज़्यादा भारी भरकम होती, इसका संदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण होता कि बिना इनके भी वो थोड़ी मीटिंग हल्की हो गई है। ये हमको और आपको सोचने की बात है। और G20 देशों के लिए ज़्यादा अच्छा होता कि ये नहीं आए हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब यूएसए, देखिए एक दो चीज़ें आपने को समझनी होंगी। यूएसए जो है वो चाइना के विरुद्ध इंडिया का इस्तेमाल करना की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज जो होड़ है, जो दौड़ है, जो प्रतिद्वंद्विता है, वो यूएसए और चाइना की है। यूएसए के अब दिक्कत क्या हो रही है कि यूएसए के चक्कर में हम अपना ताकतवर दोस्त रशिया जो था, जो हमारे हर उसमें खड़ा रहता था, उससे हमारे रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। और यूएसए के लिए उसको चाइना को बैलेंस करना है। देखिए चाहे कोई साथ आए, कोई चाइना को गाली दे, पर ये तो फैक्ट रहेगा ना कि चीन से हमारी जो सीमा है वो चीन से सटी है, वो अमेरिका से सटी हुई नहीं है। उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। भारत की कुल 15,106.7 किलोमीटर की सरहद है। उसमें सबसे बड़ी सरहद बांग्लादेश के साथ है, 4,96.7 किलोमीटर्स। चीन के साथ नंबर 2 पे है, 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर चीन के साथ सरहद है। और इसमें यूएसए कुछ कहता रहा है, वो गेम स्पॉइलर या वो कुछ भी, लेकिन फैक्ट रिमेंस कि चीन हमारा पड़ोसी राज्य है। एक ये भी फैक्ट है कि चीन और हमारा जो दूसरा एक बड़ा दुश्मन है इस समय, पाकिस्तान, इन दोनों की दोस्ती है। और ये दोस्ती हमें बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उसकी वजह से हमें दिक्कतें हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आज तक जब भी मौका पड़ा है, कोई ऐसी बात आई है, तो यूएसए पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ ज़्यादा नज़र आया है, जो पास्ट हिस्ट्री है। आगे क्या होगा नहीं मालूम, कुछ चीज़ें समझ लिए। अब ये कहा जा रहा है कि जो क्वाड की बैठक है वो उसके जो मुख्य लीडर हैं वो रिपब्लिक डे परेड पर इंडिया बुलाए जा रहे हैं। कौन कौन है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्ष लोग यहाँ आएंगे। अब उसको बुलाने के पीछे कोई चीन को जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि क्वाड की बैठक इंडिया में अगली वाली होनी है, तो ये कोई आउट ऑफ वे नहीं है, उनको यहाँ आना ही है। हालांकि उस पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह है कि वो रिपब्लिक डे परेड पे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये अभी तो एक शगुफा छोड़ा गया है। लेकिन एक और ये कुछ जो हार्डकोर फॉलोवर हैं, जिनको आम भाषा में लोग भक्त कहते हैं, उनको ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की है, देखा सबको क्वाड में हमने सबको बुला लिया। लेकिन एक चीज़ ईमानदारी से बताइए कि क्वाड के ये सारे लीडर अगर 26 जनवरी की परेड में आ भी जाते हैं, जो वैसे भी उनको एक क्वाड की मीटिंग के लिए इंडिया में आना है, तो क्या इससे हमारे और चीन के रिश्तों में कोई फ़र्क पड़ेगा? चीन क्या हमसे डरेगा? क्या हमारे और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जनवरी महीने में इन राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने से हमारे यहाँ होने वाले चुनाव में इसको भी एक प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा विश्वगुरु के द्वारा। कभी कभी मुझे लगता है कि राष्ट्र के हित की बात आए तो चुनाव, वोट, इनके ऊपर इसको तराजू पे नहीं रखना चाहिए। राष्ट्रहित है, लेकिन चुनावी फ़ायदा, वोट का फ़ायदा, इन सबको अगर देखेंगे तो हमारे कभी कभी हम अपनी साइट लूज़ कर जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब दूसरी बात, मायावती जी के पास 2024 की चाबी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मायावती जी के कुछ एक दो फैक्ट पहले तो समझ लें। एक तो मायावती जी का पहला फैक्ट ये है कि उनके एक कमिटेड वोटर्स हैं, वो चाहे उनको 1 सीट मिले, 0 सीट मिले, सीट मिले ना मिले, वो वोटर्स उनके साथ ही रहते हैं। वो वोटर्स को ना कोई तोड़ पाया है ना कोई तोड़ पाएगा। वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोटर उनके साथ रहेंगे। दूसरा फैक्ट ये है कि मायावती जी को गिरफ्तार करने की जब तक ये लोकतंत्र जिंदा है, जब तक ये इलेक्शन है, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है। ये इम्पॉसिबल है कि कोई उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाए। तीसरा फैक्ट ये भी है कि वो
चुनाव में वोट की दृष्टि से भारत की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट। अब हो क्या गया है कि इस समय मायावती जी का एनडीए और इंडिया दोनों साथ चाहते हैं, क्योंकि यूपी क्रूशियल है। उसमें मायावती जी किसके साथ जाती हैं वो बहुत कुछ डिसाइड कर देगा कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठता है। अब इधर क्या हो रहा है कि जो एनडीए है वो खास करके पुरानी गेस्ट हाउस का मतलब पुरानी बातें याद दिला रहा है कि देखिए गेस्ट हाउस कांड में आपके साथ क्या हुआ था। हालांकि गेस्ट हाउस कांड के कई सालों बाद बीएसपी और सपा ने मिलकर पिछला चुनाव 2019 का लड़ा था, जहां पे मायावती जी 2014 में 0 सीटें थी, 2019 में उनकी 10 सीटें आई थी। तो एक बात तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसमें से आप देखिए तो कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिससे कहीं ये लगे कि वो मायावती जी के ऊपर हमला हो रहा है। कांग्रेस ने हालांकि एक हाथ आगे बढ़ के अपना जो दलित उनका अध्यक्ष था, जो अभी अपॉइंट हुआ था 4-6 महीना पहले, उसको हटा के एक अपर कास्ट भूमियार को अपना अध्यक्ष बनाया है। अब मायावती जी इधर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों का नाम जो है, एक का नाम भारतीय जनता पार्टी, एक का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों नाम ख़त्म कर देने चाहिए। कोई भी भारत का या इंडिया का नाम अपने पार्टी के नाम के साथ नहीं लगाना चाहिए। और उनका कहना है ये सुप्रीम कोर्ट को तो सुमोटो इस मामले को अपने संज्ञान में लेके इसको तुरंत इन लोगों के इन पार्टियों के नाम ख़त्म कर देने चाहिए। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखिए तो एनडीए या बीजेपी के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाए हुए हैं। और नरम रुख का एक कारण ये भी हो सकता है, ईडी सीबीआई भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन तो अभी अनाउंस हुए नहीं है। क्योंकि वो एक और चीज़ उन्होंने कही कि भाई इंडिया जब नाम रखा विपक्षी पार्टियों का तो कोर्ट में जाना चाहिए था और इस नाम को बिल्कुल रद्द करवाना चाहिए था। इस तरह की बातें वो कह रही हैं। और उनका कहना यह है कि जो विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा, इसी के कारण इंडिया और भारत का नाम जो है वो डिबेट में आ गया, उस पर लोग प्रश्न कर रहे हैं, उस पर लोग बहस कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। और उन्होंने एक चीज़ और कही जो मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ा नरम रुख दिखलाती है बीजेपी की तरफ। उन्होंने कहा अगर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है तो इसमें कोई गलत नहीं लिखा है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि ये जो इंडिया मतलब ये अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने उस संविधान सभा में बहुत सोच समझ के बाद बहस के बाद इंडिया दैट इज़ भारत नाम रखा गया था। अब कुछ चुनावी तथ्य भी समझ लीजिए। ये फैक्ट मायावती जी भी जानती हैं कि वो केवल दलित वोट से चुनाव नहीं जीत सकती हैं। 2014 में स्पष्ट था, फिर 2022 में वो अलग लड़े, एक सीट आई लोकसभा विधानसभा की, वो भी सीट वो जो उनका प्रत्याशी हैं उनकी ताकत ज़्यादा थी बनस्पत पार्टी की। 2007 में जब पूर्ण बहुमत के साथ मायावती जी ने सरकार बनाई थी तो ब्राह्मण उनके साथ आ गया था, जो अब बीजेपी के साथ है। अब दूसरा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट मुस्लिम मतदाता सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता एनडीए के अगेंस्ट वोट देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के अगेंस्ट वोट देता आया है, फिर से वैसे ही देगा। ज़्यादा संभावना इस बार उसके वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने की भी बात है। और पिछली बार जब मायावती जी का 0 से 10 सीट मिली थी तो उसमें एक बड़ा योगदान मुस्लिम वोटर्स का भी था। और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर उनको इस वोट को चाहिए तो किसी भी हालत में वो एनडीए का पार्ट होकर इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। अब दूसरा क्या है कि अगर उनको बीजेपी का साथ देना है तो उनका रोल खेल बिगाड़ने का होना चाहिए, वो स्पॉइलर जिसको बोल रहे थे ना, जो हमारे वहाँ पे बोला गया इस पर। क्योंकि अलग से अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्षी गठबंधन का करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि अगर वो इंडिया के साथ चुनाव लड़ती हैं तो वो घोषणा मेरे हिसाब से अभी नहीं होगी। जब चुनाव का घोषणा हो जाएगी, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तब मायावती जी शायद इसके बारे में अंतिम निर्णय लें। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाती हैं और अकेले चुनाव लड़ती हैं तो स्पष्ट है कि वो बीजेपी या एनडीए की मदद के मूड में है, क्योंकि उनके वोट जो है वो केवल विपक्ष के ही वोट काटेंगे। अब अंतिम बात, G20 के 3 दिन के आयोजन पर 4,000 रुपया खर्च। अब ये पेपर में आ गया है, वो मैं आपको कटिंग लगा दे रहा हूँ। 4,000 करोड़ से ऊपर G20 के 3 दिन के आयोजन पर खर्च, और इसको 12 अलग अलग हेड्स में बांटा गया है। सुरक्षा एक बड़ा हेड है,
खर्चे का, उसके अलावा रोड है, फुटपाथ है, स्ट्रीट साइनेज है, लाइटिंग है, ब्रांडिंग है, मतलब पूरा 4,000 करोड़ रुपए का खर्च केवल इस 3 दिन के आयोजन में, केवल दिल्ली में जो हो रहा है उसके लिए हो रहा है। और इसमें जो 3 दिन का जो लॉकडाउन हो रहा है, जो सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं बंद हो रही हैं, उनका क्या क्या लॉस हो रहा है उसको नहीं जोड़ा गया है। केवल जो सरकारी खर्चा 4,000 करोड़ रुपया हो रहा है, केवल उसकी बात हो रही है। आपको सुन के मालूम नहीं अच्छा लगे कि ताज्जुब हो, कि दुखी हो, कि रोने का मन करे, कि हंसने का मन करे। 17 देशों से उस देश के अलग अलग किस्म के पौधे मंगाए गए हैं, जो इसमें उससे आ गए हैं पौधे। आज की पेपर की रिपोर्ट वो आ गए हैं। अब वो इस G20 के उसके बाद उस 17 देशों के पौधे लगाए जाएंगे। और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये ब्रिलियंट आइडिया, ये सारे आइडिया हमारे एक ही आदमी है जिसके मन में इस तरह के आइडिया आते हैं, ये उनका ब्रिलियंट आइडिया है कि 17 देशों के पौधे लगा के यहाँ लगाए जाएंगे। और G20 का जो सचिवालय है उसने एक हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट को इसके इस जो प्लांटेशन है इसके मेंटेनेंस के लिए ऑलरेडी वो एक संस्था ऑलरेडी नियुक्त हो गई है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो मोदी जी का एक काम होता है ना, वो कूनों में ला के उन्होंने चीते छोड़ दिए, उसमें से कितने चीते मर गए। मतलब हमारे यहाँ जैसे गाय को अगर आप ठीक से ना रखिए तो लोग गौ हत्या का उस पर दोष मानते हैं, तो चीतों का अगर हमने ठीक से नहीं रखा गया है तो हत्या के बराबर मेरे हिसाब से तो है। लेकिन अब था उनके मन में आइडिया आया तो कौन उसको मना करे। और ये जो आयोजन हो रहा है इसमें दिल्ली के सारे नामचीन होटल, मतलब ये भी मुझे सुन के अजीब सा लगा, वो भी पेपर में निकला कि एक एक होटल में जनरली एक एक, जैसे जो यूएस है, अब भाई यूएसए का पूरा पैराफर्नेलिया आता होगा, तो आईटीसी मौर्या जो बाइडेन साहब, चलिए ली कैंग जो चाइना है ताज पैलेस, मतलब सबसे सस्ते मध्य में मुझे लग रहा है ऋषि सुनाक साहब और जो ओल्फ हैं जर्मनी के, ये शंग्रीला होटल जो आप पुराना कनिष्क सरकारी होटल था उसका नाम अब शंग्रीला हो गया, सबसे सस्ते मध्य में ये दोनों लोग एक ही होटल में हैं। लीला ललय तोबरा सारे होटल कर लिए गए हैं, मतलब एक बड़ा आ रहे हैं 20 देश के लोग, लेकिन सारा लॉकडाउन सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, G20 के सारे डेवलपमेंट इंडेक्स में हम आखिरी नंबर पे आज भी हैं। जहाँ G20 का जब सफ़र आज से 15-20 साल पहले शुरू हुआ था तब भी हम अंतिम पायदान पे थे, आज भी अंतिम पायदान पे हैं। और एक बात का मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि 4,000 करोड़ रुपए का खर्च हम 3 दिन के आयोजन में दिल्ली पे कर रहे हैं, और उसी के साथ एक हमने कमेटी बनाई है, पूर्व राष्ट्रपति जी उसके अध्यक्ष हैं, कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात देखिए, क्योंकि इलेक्शन पे करीब 5,500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो उस खर्चे को कैसे रोका जाए वो भी एक बड़ा मुद्दा है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। चलिए 4,000 करोड़ मतलब क्या है इस देश के लिए। एक आयोजन G20 क्वाड फिर आ रहा है तो 2-4-5,000 करोड़ फिर खर्च कर दिए जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंतोगत्वा नज़र तो वही है जहां सबको पता है 2024 पे नज़र है, उसी की वजह से ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।